आइए सुनते हैं राजी सेठ जी की कहानी नगर रसायन। उसके होंठ अभी तक थरथरा रहे थे और वो आंसुओं से लड़ता नजर आ रहा था। दरवाजे से टैक्सी तक के छोटे से फासले में ही उसने अपनी जेब से काला चश्मा निकाल लिया था और साफ किए बिना आंखों पर चढ़ा लिया था। यूं इस उम्र में इतना उद्विग्न हो जाने की भी एक लज्जा होती है। टैक्सी के चल पड़ने पर धूल का एक गुबार पीछे छूट गया और मुझे एकदम अकेला कर गया। मैं वहीं की वहीं खड़ी रही कुछ क्षण। घर के भीतर लौटने की इच्छा नहीं हुई। घर घर एक ऐसा फैलाव जहाँ तनाव समुद्र की उत्तरोत्तर बढ़ती लहरों की तरह पूरी हिंसा और शोर के साथ सीने पर बढ़ता चला आता है। उसके यूं अचानक आ जाने पर मुझे खुशी नहीं हुई, ये तो ठीक था, पर मैं जाहिर करने का नाटक भी नहीं कर सकती थी। वो कमरे में घुसते ही मेरे कंधों से लिपट गया था। उसे ये भी ध्यान नहीं रहा था कि यह मेरा बेडरूम है और उसमें नीचे बिछी दरी पर वो कीचड़ भरे जूतों से चलता चला आया है। बारिश थोड़ी देर पहले थमी थी। ये तो अच्छा ही था, मेरी पीठ दरवाजे की तरफ थी। भाभी, ओ मेरी भाभी। आवाज़ पर ध्यान एकाग्र करते ही मैं पहचान गई कि केशव है। फिर भी एकदम खिलकर उसका सामना कर लेना मेरे लिए मुश्किल था। अतः मैं 2 क्षणों तक उसकी बाहों के घेरे में यूं ही बंधी खड़ी रही। फिर अपने को मुक्त करते हुए बोली, आओ आओ, कैसे भूल पड़े। आया तो कई बार पहले भी हूँ, कहूँगा तो जूते पड़ेंगे। सोचा जब सलामी देने जाने का समय होगा तभी जाऊँगा और बताऊँगा। अच्छा तो? पलट जाने से मैं एकदम सामने पड़ गई थी। कंधों को पकड़े पकड़े उसने मुझे नीचे से ऊपर तक देखा, फिर चौंक कर बोला, आपको क्या हो गया है? कितनी अजीब तरह से दुबली हो गई हैं आप। ऐसा लगता है कि पत्थर की कोई चट्टान धसक गई हो और आप उसके नीचे से पिचकती पिचकते बच निकली हों। फिर कुछ सोचते हुए बोला, एकदम पिस घिस गई हैं आप। उसकी उपमा पर मुझे हमेशा हंसी आया करती थी, पर उस समय हंसी नहीं आई। आत्मदया की दलदल मेरे आसपास ही बुदबुदा रही थी। घिसूंगी नहीं तो क्या, यहाँ 2-4 साल और टिक गए तो हड्डी पसली तक नहीं दिखेगी। अरे ये घर क्या है, सराय है सराय, जिसे देखो चला आ रहा है। एक का सामान बांधो दूसरे का उतारो, एक का रिजर्वेशन आने का तो दूसरे का जाने का, ऊपर से कोई नौकर। अरे ये भी कोई गांव गामड़ा है कि 20-20 रुपए में नौकर बटते फिरे। यहाँ 100-125 से कम में कोई बात नहीं करता। ऊपर से उनके नखरे, खर्चे, छुट्टी चाहिए, सर्वेंट क्वार्टर चाहिए। वो भौचक्का सा मुंह बाय मुझे देख रहा था। उसका मुंह देख न रही होती तो अपने चेहरे के भोंडेपन का एहसास भी ना होता। लज्जा सी आई। भाई देखो ना, तुम तो एकदम घर के ही हो, इसलिए बेझिझक कह रही हूँ। यूँ देखो तो जो आते हैं उनमें से कौन घर वाला नहीं होता और कौन मन को प्यारा नहीं होता। पर एक हद तक जाने के बाद आखिर हर किसी की अपनी निजी जिंदगी भी तो होती है। लो, मैं फिर उसी उधेड़ बुन में पड़ गई। तुम अपनी सुनाओ, सत्या कैसी है, सोमू कैसा है? ठीक है सत्या, उसे ले आते। मैंने सोचा पहले मैं एक बार आपसे मिल लूँ, घर तो देख लूँ। दिल्ली में तो अब आना जाना लगा ही रहेगा। क्यों? मेरा स्वर भयभीत सा निकला। अच्छा ही है, कहने की औपचारिकता मैंने शायद इस तरह मुंह से अचानक सरक गए क्योंकि झेप मिटाने के लिए ही जोड़ी होगी। ये नया प्रोजेक्ट है ना, इसे दिल्ली में ही पूरा करना पड़ेगा। 3-4 महीने लगेंगे लगभग। इतना समय? सत्या और सोमू को छोड़कर मेरा मतलब है, यानी परिवार से दूर रहोगे? नहीं, यहीं रहेंगे सब। अच्छा ये तो बताइए, भैया किस लिए इंग्लैंड गए हैं? वो लपककर मेरे बिस्तर पर चढ़कर बैठ गया था। जूते वाले पैर उसने पलंग की पाटी से बाहर लटका लिए थे। जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाई और थोड़े से कश लगाने के बाद एस्ट्रे के लिए इधर उधर देखने लगा। ठहरो, मैं लपककर बाहर गई और दूसरे कमरे से एस्ट्रे ले आई। तब तक वो साइड टेबल पर पड़े चाय के खाली कप को अपने पास सरकाकर एस्ट्रे की तरह इस्तेमाल कर चुका था। उसकी इस अनौपचारिकता पर न जाने क्यों मेरे भीतर कुछ तपने लगा था। कैसे सहा करती थी ये सब मैं? वो कोई बदला तो नहीं था। ये सब कुछ तो वो पहले भी किया करता था। न कोई भूमिका न संकोच, इसी निर्दोष आत्मीयता से हर कहीं कूद पड़ना और माहौल का हिस्सा बन बैठना। हमारे आगरा प्रवास में नीचे के हिस्से में रहती मकान मालकिन ने जब ऊपर वाले 2 कमरों वाला हिस्सा उसे किराए पर दे दिया था, तब मेरा मन मकान मालकिन के प्रति आक्रोश से भर गया था। ये तो सोचा होता, ताड़ सी लंबी लड़की है यहाँ और ये छड़ा छांट उल्टी सीधी निगाह नज़र की रखवाली कौन करता फिरेगा। खींचकर मैंने प्रीति को आदेश दिया, बंद रखा करो सीढ़ियों का दरवाज़ा, ऐसे ऐरे गहरे सब आते जाते हैं। पर इस ऐरे गहरे को हमारे घर में झांकने में एक रात का भी समय न लगा। सुबह सुबह वो माचिस मांगने आया
कि बस वही अकपट आत्मीयता, वही धुले आकाश सा खुलापन, वही अनौपचारिकता, वही अपने को छोटा मानकर आदर प्यार मनुहार के रास्ते से दूसरों के मन में घुस बैठने की उतावली। 2-4 दिन में तो ये भी पता लग गया था कि सत्या नाम की एक लड़की उसके दिल में फुलफुला रही है और वो उसके एहसास को हाथ में आई मिठाई की तरह बांट लेना चाहता है। वो चाहता है जैसे वो उस नाम की जुगाली करता रहता है, सब किया करें। सत्या के नाम को प्लेट में परोसे आसपास मंडराया करता था और पूरी बेतकल्लुफी के साथ वो सब किस्से सबके गले उतारता था। उसके ऐसा करने या कुछ भी करते रहने से क्षोभ नहीं होता था, एक स्नेह उष्मा से घिरे होने की अनुभूति होती थी। पर इस समय क्यों न एक जूठे कप में जरा सी राख झाड़ देने से क्षुब्ध हुई जा रही हूँ मैं। कैसे ही एक क्षण में हर कोई अपना एकदम निजी बन बैठता है और अपना हिस्सा मांगने लगता है। कहाँ तक बांटते जाओ, जबकि कटने बटने का कोई उत्साह नजर नहीं आता भीतर, चाहे कितने ही प्रेम से काटा जाए। कहाँ खोई हुई हैं आप? अरे हाँ, तुम अपने भैया के बारे में पूछ रहे थे ना, पर तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि वो इंग्लैंड गए हैं? कल ऑफिस में फ़ोन किया था, वहीं से पता लगा। अरे आपने तो ये भी नहीं पूछा कि मुझे आपका पता कहाँ से मिला। आपने दिया तो था नहीं, मैंने और सत्या ने आपको 4-5 खत तो ज़रूर लिखे होंगे, एक का भी जवाब नहीं। समझ गया था कि नाराज़ हैं, जब तक खुद नहीं जाऊंगा नहीं मानेंगी। उन सब पत्रों की इबारत मेरी आंखों के सामने घूम गई। उन्हें पढ़ पढ़ कर अपना भीग उठना, उद्वेलित होना, फिर कुछ सोच समझकर एकदम जम जाना, स्थगित कर देना। जिन्हें उनका पता मालूम है उनसे ही चैन नहीं। गाड़ी का पेट्रोल, दूध का बिल, सब्जी की कीमतें, पानी की दिक्कत, खाटों की दिक्कत, बिस्तरों की खींचतान, काम की अधिकता से नौकरों का रातों रात चुपचाप भाग खड़े होना। दिल्ली राजधानी थी, हर किसी के काम का कोई ना कोई सिरा यहाँ गड़ा मिलता था। मैंने जानबूझकर सद्भावना भरे पत्र लिखने बंद कर दिए थे और अपने पते को इस महानगरी के किसी कोने में डुबो दिया था। बार बार इस तरह मेरा अपने में खो जाना लक्ष्य किया होगा उसने। फिर झकझोर कर बोला, कुछ परेशान सी लग रही हैं, आप बताइए ना क्या बात है। आपका लक्ष्मण अभी जीवित है, किस लंका को आग लगानी है? कुछ नहीं भाई, यूँ देखो तो परेशानी कुछ नहीं, पर परेशानी ही परेशानी है। हर समय दूसरों के हाथ टुकड़े टुकड़े बटते रहना, कोई क्षण अपना नहीं, किसी घड़ी किसी क्षण अपनी तरह जी सकना नहीं। ओह आपकी कविताई, परेशानी भी उसी में चू रही है। इतनी परेशान है कि अभी तक सवाल का जवाब नहीं दिया कि भैया इंग्लैंड क्यों और कितने समय के लिए गए हैं। ओह सॉरी, 3 महीने के लिए। फिर अपनी जेब छिपाने की गरज से, असल में तुमने कहा था कि तुमने ऑफिस से उनके बारे में पता कर लिया था। वो एक अर्थपूर्ण हंसी हंसा। किसी को किसी की पड़ी नहीं है, नोबडी इज़ कंसर्न्ड। खैर छोड़िए, सुनाइए, प्रीति पंकज कैसे हैं? खासे बड़े हो गए होंगे। अरे भाभी एक बात बताऊं, आगरा का एक लड़का पंकज का बड़ा दोस्त यहाँ हॉस्टल में रहता है। बात निकली तो पता लगा कि आपके घर उसका रोज़ का आना जाना है। आप लोगों की बातें सुनकर आनंद आ गया। ये तो कहिए मैं पहले ही आ गया, नहीं तो मुझे पक्का मालूम था आप इस बार उसके हाथ कचौड़ियाँ ज़रूर भेजेंगी। एक क्षण के लिए मेरे मन में आया कि मैं उसका ये निर्दोष सा भ्रम बना रहने दूं, पर फिर वही नृशंस कड़वाहट, हर किसी की अपेक्षाओं की गिरफ्त में आ फंसने की, झट बोली, अरे कचौड़ियाँ कहाँ, यहाँ तो रोज़ की रोटी से ही छुट्टी नहीं मिलती। उसका चेहरा एक क्षण को बुझ गया और भयभीत सा होने लगा। बात बदलने की गरज से वो बोला, चलिए छोड़िए, अपनी नई पेंटिंग्स दिखाइए। किस इत्मीनान से उन्हें गोल किए जा रही थी आप? पेंटिंग्स। उसका मजाक उड़ाने की गरज से ही मैंने कहा। फिर अपने में लौटती हुई बोली, दिमाग कभी खाली रहे तब ना, यहाँ आकर ब्रश को हाथ नहीं लगाया। लगता है चाय वाय की लत भी छूट गई है आपकी। मुझे ध्यान आया कि उसे आए खासा समय बीत गया है और चाय पूछने तक की नौबत नहीं आई है। एक समय था वो चाय के हर दौर में हम लोगों का साथ दिया करता था। जिस दिन उसका फील्ड वर्क होता वो दोपहर बाद घर आ जाता और अपने बच्चों की जमात में शामिल कर लेता। फिर चाय पीने के बहाने लगाकर आगे पीछे डोलता और सत्या की बातें कर सकने के मौके ढूंढता। मैं मन ही मन हंसा करती, अक्सर खिजाने के लिए इधर उधर उलझाए रखती तो उसका धीरज लड़खड़ाने लगता। तब मैं ही दिखती थी उसे जो उसकी अनाथ आकांक्षाओं को पूरा ममत्व दे सके। उसकी शादी भी हमारे सामने हुई थी और सोमू का जन्म भी। बस अभी चाय बनाती हूँ, साथ में क्या खाओगे? पकौड़ी, मठरी? देखो भाई, कचौड़ी तो इतनी जल्दी नहीं बन सकती। वो फिर एक पराई सी हंसी हंसा, फिर एक नाटकीय अंदाज में बोला, कोई बात नहीं भाभी जान, कचौड़ी फिर किसी दिन सही।
अभी कौन हमारी सवारी उठ रही है? मैं जाने लगी तो वो बोला, चाय क्या आपको बनानी पड़ेगी? बेशक, और तुम क्या समझते हो, इस सेटअप में बहुत तगड़ी तनख्वाह देने की हैसियत होगी तभी ना कोई नौकर रखेगा। मैंने भरसक चाहा था कि कड़वाहट मेरे शब्दों से न छने। नौकर यहाँ नहीं टिकते तो उसमें उसका क्या दोष? परंतु इस समय तो वही उस अव्यवस्था के पुर्जे का एक हिस्सा था। तो फिर रहने दीजिए, मुझे नहीं पीनी है चाय। उधार रही कचौड़ी, फिर कभी जो आफत पड़ने वाली है उसे नियति मानकर आज के बचाव की संगति सिद्ध कर ली मैंने। मैं लपक कर रसोई में चली गई। कैसी नीच होती जा रही थी मैं। मनुष्य जैसा क्या रह गया है मेरे पास? कागजी फतवे। सिर झटक कर मैंने ट्रे में कप और दूधदानी रखी। कढ़ाई में रखकर थोड़ी चिप्स तल ली। जो आता है घर की झील में एक कंकड़ डाल के चला जाता है। अपने ही घर में अपना ही चेहरा साबुत नहीं दिखता। क्या कर रही हूँ मैं अब तक? दूधदानी में उड़ती भाप का शमन हो चुका था। बौखलाकर मैंने दूध को पतीली में उलट दिया और फिर से गर्म करने लगी। जाने क्या सोचकर मैंने 2-4 पापड़ भी तल लिए। उसके स्नेह से लबालब अपेक्षाएं और मेरे भीतर ही भीतर सब कुछ जमते जाना। अभी तो वो 3-4 महीने यहाँ रहेगा। ट्रे उठाते नए सिरे से ठंडक मेरे भीतर सरसरा गई। आपने चाय बनाने में इतनी देर लगाई तो मुझे लगा शायद आप कचौड़ियाँ बना रही हैं। बना दूंगी भाई, बना दूंगी। जब अगली बार आओगे तो बना दूंगी। अभी कौन कह रहा है भाभी जान? आपको मालूम है मैं अभी तक सत्या से कहता हूँ तुम कभी भाभी जैसी कचौड़ियाँ नहीं बना सकती। पड़ोसियों में हमारी चिढ़ बन गई है। जो कचौड़ियाँ बनाता है भाभी की कचौड़ियाँ कहकर हमारे घर भेजता है। और मैं पता है क्या करता हूँ? मुंह में रखते ही कह देता हूँ रिजेक्टेड। वही खिलंदड़ा निश्चल लहजा। भाभी को कोई मैच नहीं कर सकता। खैर खा लेते हैं भेजने वालों पर एहसान करके। एक बात कहूँ भाभी, एक बार आप उन सबके मुंह ठिकाने लगा दीजिए। मैंने सत्या से कहा था इस बार भाभी को आने दो, सारी कॉलोनी को कचौड़ियों की पार्टी दूंगा। पर आपका तो आने का भी जी नहीं चाहता। हाँ, तो मैं पूछ सकता हूँ कि आपने आने की स्ट्राइक क्यों कर रखी है? 2 साल से पिताजी तक से मिलने जाना नहीं हो सका है तो कहाँ जाऊँगी? पहले इस नरक से निकलना तो हो। ओहो हो, वो अधीर होकर बोला, ये घर नरक कब से हो गया? आप तो हमारे मंदिर को ही गाली दिए जा रही हैं। तुम्हारे लिए मंदिर होगा, मेरा। बस। उसने अपनी हथेली से मेरा मुंह बंद कर दिया। थोड़ी देर के लिए तो ये सब भूल जाइए, यानी कि मेरे आने का कोई असर ही नहीं पड़ रहा। मैं आपको कुछ भी नहीं भुलवा पा रहा। तुमने ही तो मुझे इस कड़वाहट के किनारे खड़ा कर दिया है नए सिरे से। ये मैं क्यों भूल जाऊं? भीतर लड़कता वाक्य उससे नहीं कहा जा सकता था। वो कुछ सोच में पड़ गया, उदासी की हदों को छूती हुई सोच। फिर जैसे मेरे तनाव से नए सिरे से जूझने की तत्परता को एक बड़बोली आत्मीयता में बदलता हुआ बोला, अच्छा अब भैया के कुछ हालचाल तो सुनाइए। सच में बड़ी पक्षधर रही हैं आप, एकदम प्रेजुडिस्ड। वैसे अपने राम को ये बात तभी समझ में आ जानी चाहिए थी जब आपके प्यार की बात मुझ नालायक के हिस्से में सबसे ज़्यादा आया करती थी। असल में रसमलाई मुझे मिल रही थी। मुझे क्या पड़ी थी करवटें लेता? क्या पहेलियाँ बुझा रहे हो? पहेलियाँ नहीं बुझा रहा हूँ, पूछ रहा हूँ आपसे। कुछ अच्छा भी तो होगा यहाँ। उस अच्छे पर लौटने का मेरा मन नहीं हुआ, ना ही ये गिनाने का कि उसके भैया की बड़ी क्षेत्र के कारण क्या क्या उपलब्धियाँ थीं और प्रीति पंकज बड़े दायरों, संभावनाओं, अवसरों की चौंध में तैर रहे थे। मैं चुप रही। वो बड़ी अर्थपूर्ण सी हंसी हंसा। यू हैव टू काउंट योर ब्लेसिंग्स टू। मुसीबतें उनसे बड़ी बन बैठे तो, और थोड़े दिन में हिसाब सीख जाएंगी। भगवान न करे आपको गर्म हवा भी लगे। वो अचानक भीख सा आया था। ओह, कितना बेवकूफ़ लगता हूँ ना मैं। आपको ये सब बड़ी बड़ी बातें कहता, पर ऐसा ही कुछ लगने लगता है मन में आपको देखकर। मेरे मन में कहीं कुछ हिला। विकार की तरह बुदबुदाती आत्मलिप्तता और हथियार की तरह वार करता बेगानापन एकदम थक कर बैठ गया। इतना बक चुकने के बाद एक खालीपन मेरे दिमाग को घेरने लगा। व्यस्सी होकर बोली, अरे तुमने नाश्ता तो छुआ भी नहीं। और कुछ कहना मेरी समझ में नहीं आया। मंगल को शाम को ही खाता हूँ मैं, भूल गई क्या? कचौड़ियों की बात तो मैंने अपना मन खुश करने के लिए और आप लोगों को याद करने के लिए की थी। जब से आप लोग गए हैं कैसे कैसे। क्षण भर में ही उसका चेहरा पानी में हिलते हुए प्रतिबिंब की तरह अबूझ हो आया और एक तरल सी छाया उस पर कांपने लगी। उसने घड़ी देखी और एकदम उठ खड़ा हुआ। चलूँगा भाभी, उसकी आवाज़ में भर्राहट थी। उसी बेतकल्लुफ़ी से उसने पास पड़ी कंघी से अपने बाल ठीक किए,
बेल्ट खोलकर पैंट कसी। असल में आज दोपहर बाद उद्घाटन है, कल से तो कॉन्फ्रेंस ही है। 8 से 8 तक व्यस्त रहूँगा। लगा बाद में बिल्कुल समय नहीं मिल पाएगा, आज ही जाऊँ तो जाऊँ। बाहर टैक्सी रोक कर रखी है। टैक्सी रोक रखी है? अरे ऐसे कैसे? मुझे झटका लगा। लो आ गया हूँ, इसका एहसान तो नहीं मानेंगी और बस शिकायत करेंगी। ओ माय डियर बिलवड भाभी, आप नहीं बदलेंगी। वो चलने लग गया था और मैं खोई खोई उसके पीछे। उसने फिर घड़ी देखी, फिर कुछ क्षणों के लिए रुका। अपनी हथेलियाँ मेरी कंधों पर टिकाकर आंखों में झांकता हुआ बोला, चलूं? कहूँगा तो नहीं मानेंगी, पर सच कहता हूँ, आपसे मिलकर सारे दुख भूल जाते हैं। फिर से जीने की ताकत आ जाती है। एक बहुत गहरा, अपने को जताता हुआ उसका उच्छ्वास हवा में बिखर गया। एक बात कहूँ, आप बहुत परेशान हैं। रिलैक्स, बी योरसेल्फ। आप अपने जैसी नहीं होती तो अच्छी नहीं लगती, असली नहीं रहती। हम तो खालिस समझकर ही आपकी पूजा करते आए हैं। सत्या आ जाएगी तो आपको अच्छा लगेगा। उसे भी बेचारी। सत्या आ रही है? कब? तुम्हारा हाजमा लगता है कुछ ज़्यादा पक्का हो गया है। वो फिर हंसा। इस बार उसकी हंसी का अर्थ मुझसे छुपा नहीं रहा था कि आपने अपनी कहने का मौका ही कब दिया। परसों, वो बोला। उसे भी आपसे मिलकर अच्छा लगेगा। बहुत संतप्त है बेचारी। क्यों? बताई थी उसने फिर वो सब बातें। सोमू को पोलियो, दहशत और चिंता से भरी 3 महीनों तक अस्पतालों की भागदौड़। अब तो वो सारा तामझाम लगाकर एक तरह से अपाहिज ही समझिए। कहते कहते एक भर्राहट नए सिरे से उसे भिगो गई थी। ऊपर से अबॉर्शन हो गया है सत्या का, इतना टूट गई है। यहाँ आना पड़ रहा था, ऐसे में मैं उसे कहाँ छोड़ कर आता। इतना बिखर गई है ना। कहते कहते अपने बिखर पड़ने के क्षण को भी उसने समेट लेना चाहा। मैं कह रहा था वो आ जाएगी तो आप भी कुछ दिन उसके साथ रह आइएगा, चेंज हो जाएगा। कहाँ? गेस्ट हाउस में? तुम गेस्ट हाउस में ठहरे हो? हाँ, मैं तो वहीं ठहरता हूँ, कंपनी पैसा देती है। 10 दिन पहले भी वहीं आया था, तब समय ही नहीं मिला। आज भी आए हुए 3रा दिन हो गया है। डर के मारे आपसे कहा नहीं, सोचा जूते पड़ेंगे और अब तो जूते खाने का टाइम भी नहीं रहा, उसके लिए फिर आना पड़ेगा। ठहरो तो सही, सत्या कब किस गाड़ी से आ रही है, कुछ तो बताते जाओ। मैं फ़ोन भी नहीं कर सकती। परसों, ताज एक्सप्रेस से। आप उसे स्टेशन से ला सकें तो अच्छा होगा। मैं कॉन्फ्रेंस में रहूँगा। वो अभी बहुत कमज़ोर है, दिमागी तौर पर भी उस धक्के से उभरी नहीं है। सोचा यहाँ आ जाएगी तो कुछ मन बहल जाएगा। अच्छा बाय भाभी। वो उतावली में आगे बढ़ा, फिर पीछे लौटा और दाएं हाथ से अपनी ही पीठ पर जोर से 2-4 धौल जमाता हुआ बोला, बेवकूफ़, नालायक। हाथ में आए आशीर्वाद को यूं ही ठुकरा रहा था। मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है भाभी। वो एकाएक गंभीर हो गया। ये मेरा छोटा सा घर, आपके आशीष के बिना वहाँ कुछ नहीं बनेगा। इन सालों में आप नहीं थी ना, तो देखिए क्या क्या। वो आगे नहीं बोल सका। फिर उसका तेज़ी से मेरे पैरों की ओर बढ़ना, छलछलाती हुई लबालब आँखों और कांपते हुए होंठ, गॉगल से आँखों का छुपाव और धंसकर टैक्सी में बैठ जाना, बेआवाज़ हाथ हिलाना, धूल का पीछे छूटता हुआ गुबार और हतप्रभ अकेली खड़ी मैं। तो ये थी राजी सेठ जी की कहानी नगर रसायन। सुनने के लिए धन्यवाद।